नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटीसी 2026 के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, यानी कि प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2026 के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसको लेकर पूरे विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म कब से भरना है, कौन सी तारीख तक भरना है, परीक्षा कब होगी, यानी कि आपकी योग्यता क्या है, आरक्षण क्या रहेगा, फीस कितनी लगेगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2026 के जो उसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, सामान्य, संस्कृत दोनों प्रवेश परीक्षा 2026 का जो सामान्य दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। देखिए, जिसको फॉर्मली नाउन एज बीएसटीसी, यानी कि इसको प्री डीएलएड को हम बीएसटीसी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो इसका विस्तृत जो नोटिफिकेशन है इसमें देखेंगे तो पूरा विवरण दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता, यानी कि जो ऑनलाइन आवेदन आपको करना है वो 2 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 31 दिसंबर 2025 इसकी डिसाइड की गई है, यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन अभी की स्थिति के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हो सकता है बाद में इसमें चेंजेज वगैरह हो जाए। परीक्षा तिथि की बात करें तो बाद में घोषित की जाएगी, यानी कि परीक्षा तिथि का अलग से आपको जानकारी दी जाएगी। अब देखिए, शैक्षणिक योग्यता संबंधी पात्रता, यानी कि जो प्री डीएलएड है यानी कि बीएसटी से, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, विभिन्न वर्गों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा, ध्यान दें, उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत अंक निम्नानुसार होंगे। यानी कि इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो उच्च माध्यमिक परीक्षा है या इसकी समकक्ष कोई भी परीक्षा हो सकती है, उसमें न्यूनतम जो अंक हैं वो क्या रहेंगे। तो देखिए, सामान्य लोगों के लिए देखिए 50% है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45% है, ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, एसबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 45% है, दिव्यांग 40% या उससे अधिक विकलांगता होने पर देखिए यहाँ पर 45% उनके लिए अंक होने चाहिए। इसी प्रकार विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी 45% अंक होने चाहिए। तो ये शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद देखिए, पात्रता हेतु वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में एक अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर पूरी जो पात्रता दी गई है शैक्षणिक योग्यता की वो पूरी होनी चाहिए, इसमें एक अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी सामान्य अन्य वर्ग के अभ्यर्थी की उच्च माध्यमिक परीक्षा देखिए यह समकक्ष परीक्षा में क्रमशः 49.99% या 44.99% अंक हैं तो वे अभ्यर्थी प्रवेश के लिए आवेदन के लिए अयोग्य होंगे, यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी, ये देख ले आप। इसके बाद देखिए, जो अभ्यर्थी वर्ष 2026 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं या हो रहे हैं वे सभी भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। यानी कि जो अभी 2026 में उच्च माध्यमिक परीक्षा होगी उसमें आप सम्मिलित होंगे या हो रहे हैं तो भी पात्र हैं, यानी कि वो भी आवेदन कर सकते हैं, परंतु काउंसलिंग के समय तक पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यानी कि वो यहाँ पर फॉर्म तो फिल कर देंगे, लेकिन जो पात्रता यहाँ पर दी गई है उसको पूरा करना होगा। आयु की बात करें तो अभ्यर्थी की आयु परीक्षा तिथि को 28 वर्ष से अधिक ना हो, यानी कि जो परीक्षा तिथि है उसमें आप देख लें कि 28 वर्ष से अधिक ना हो। विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं के लिए आयु सीमा का बंधन नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों नियमों के अनुरूप आयु सीमा में छूट दे होगी। यानी कि जो भी प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग इनको जो यहाँ पर जितने भी आरक्षित वर्ग हैं उनको जो है आयु सीमा में छूट दे होगी। आरक्षण की बात करें तो प्रवेश के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार होगा, यानी कि जो राज्य सरकार का जो भी नियमानुसार आरक्षण है वो यहाँ पर नियम फॉलो किए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन ऑनलाइन आवेदन अधिकृत वेबसाइट, देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट दे रखी है प्री डीएलएड राज्य 2026.com के माध्यम से किए जा सकेंगे। अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क के माध्यम से भी फॉर्म है वो भर सकते हैं या परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं, यानी कि आप खुद भी ऑनलाइन भर सकते हैं या ई मित्र कियोस्क के माध्यम से भी आप भर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अभ्यर्थी स्वयं के स्तर से भी आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा कराने तो ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के जरिए किया जा सकेगा तथा सफलतापूर्वक ऑनलाइन भुगतान के पश्चात अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकेंगे। आवेदन पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे। कार्यालय को हार्ड कॉपी प्रेषित न करें। किसी भी परिस्थिति में हाथ से भरे
आवेदन ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है, ऑफलाइन का यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में समस्त प्रविष्टियां सावधान पूर्वक भरकर उनका प्रिंट ले तथा परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी को अपने पास संभाल कर रखें, जिससे काउंसलिंग के समय निर्देशानुसार जमा करवाना आवश्यक होगा। यदि आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होती हैं तो इसके लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यानी कि जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं सावधानी पूर्वक आवेदन करें, पूरी जानकारियां सही भरें और इसकी प्रिंट की हार्ड कॉपी अपने पास जरूर रखें, क्योंकि जब आपकी काउंसलिंग होगी तो वहां पर आपको देना होगा। इसलिए आप यहाँ पर जो भी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं सावधानी पूर्वक करें। कोई भी त्रुटि अगर आप करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अब आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। देखिए, डीएलएड सामान्य या डीएलएड संस्कृत किसी एक पाठ्यक्रम हेतु बात करें तो 450 रुपये, यानी कि यहाँ पर जो सामान्य है संस्कृत उनके पाठ्यक्रम के लिए अगर आप एक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 450 रुपये हैं, और दोनों के पाठ्यक्रम में तो आवेदन कर रहे हैं तो 500 रुपये लगेंगे। नोट यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, इस प्रवेश परीक्षा का शुल्क किसी भी दशा में, ध्यान दें, किसी भी दशा में रिफंडेबल नहीं है। यानी कि एक बार आपका यहाँ पर जो शुल्क है वो लग गया तो लग गया, इसमें कोई रिफंड आपको नहीं मिलने वाला है। अतः नियमों और निर्देशों के अंतर्गत जो अभ्यर्थी पूर्ण पात्रता रखते हैं केवल वही आवेदन करें। अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत दिशा निर्देश सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन करें। परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचनाएं यथासंभव ईमेल एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जाएगी। अतः अभ्यर्थी अपना स्वयं का सही और सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें। यानी कि जो भी मोबाइल नंबर आप देंगे, ईमेल आईडी देंगे, वो सक्रिय होना चाहिए, चालू होना चाहिए, आपके जो है आपके होने चाहिए। हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। प्रातः 8 बजे से और शाम 8 बजे तक ये क्रियाशील रहेंगे। इस टाइम पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी ले सकते हैं और वेबसाइट के माध्यम से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर एक विशेष सूचना भी दी गई है कि देखिए, जिन अभ्यर्थियों ने 12वीं कक्षा वरिष्ठ उपाध्याय में उत्तीर्ण किया हुआ है वे अभ्यर्थी फॉर्म भरते समय अपनी कक्षा का विवरण दर्ज करते समय वरिष्ठ उपाध्याय विकल्प का ही चयन करें। यानी कि आपको जब वहाँ पर आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर जो विकल्प विवरण दर्ज करना है उसमें वरिष्ठ उपाध्याय का विकल्प ही आपको लेना है, क्योंकि जिन संस्कृत स्टूडेंट है और उन्होंने वरिष्ठ उपाध्याय में किया हुआ है तो वरिष्ठ उपाध्याय का विकल्प लेंगे। नोट की बात करें तो देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन में सुविधा है तो आवेदक पत्र का प्रारूप वेबसाइट से डाउनलोड कर लें और उसे ऑनलाइन आवेदन से पूर्ण हाथ से भर लें। परीक्षार्थी अपना नाम, माता पिता के नाम की वर्तनी अपने कक्षा 10 उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के अनुसार दर्ज करें। यानी कि आपको यहाँ पर सुविधा के लिए कुछ जानकारी दे रहा है कि आवेदन पत्र आप एक बार जो है ऑफलाइन ले लें और उसको एक बार अपने हाथों से भर लें ताकि आपकी कोई भी अशुद्धि न रहे। और दूसरा यहाँ पर ये बताया हुआ है कि कक्षा 10 की उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के अनुसार ही आपकी जानकारी दर्ज आपको करनी है। अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में स्वयं द्वारा दी गई सभी प्रविष्टियाँ सही हैं, जैसे कि फोटो, हस्ताक्षर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, पति का नाम, लिंग, जाति, श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल में कोई संशोधन है तो फॉर्म भरने से पूर्व ही सही कर ले में। आवेदन पत्र में अपलोड किए जाने वाला पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो, जैसा कि दाढ़ी में क्लीन सेव लगाया गया है, परीक्षा हॉल में वैसी स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यानी कि देख ले कि आपका फोटो अगर दाढ़ी में है तो आपको पेपर देना है तो दाढ़ी में ही देना होगा, और क्लीन सेव में आपका फोटो है तो क्लीन सेव में ही आपको परीक्षा पेपर में उपस्थित होना होगा। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले अथवा रंगीन चश्मे के साथ खींचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। आवेदन में 10वीं की अंक तालिका अपलोड करनी होगी। ये पूरी जानकारी आप यहाँ पर अच्छे से नोट में पढ़ लें। इसके बाद देखिए, अभ्यर्थी राजस्थान राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क के माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं एवं परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। यदि किसी भी अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन किया है तब अंतिम भरा हुआ आवेदन ही मान्य होगा। यानी कि यहाँ पर ध्यान दें कि अगर मान लीजिए कोई अभ्यर्थी एक आवेदन कर देता है, इसके बाद और आवेदन कर देता है, यानी कि एक से अधिक आवेदन कर देता है, तो जो अंतिम बार आपने भरा हुआ आवेदन है वही मान्य होगा। उसी आवेदन के आधार पर प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा और अंतिम भरे आवेदन के अतिरिक्त अभ्यर्थियों के अन्य समस्त फॉर्म निरस्त कर दिए जाएंगे। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अंतिम रूप से सबमिट करने की पूर्व की प्रविष्टियों की पुनः जांच कर आश्वस्त हो ले कि सभी प्रविष्टियां सही भरी हुई हैं। यानी कि आप यहां पर जब ऑनलाइन आवेदन भर रहे हैं, उसको फाइनल सबमिट कर रहे हैं, तो आप पहले पूरी प्रविष्टियां जांच लें, इसके बाद आश्वस्त हो जाए तभी आप इसको जो है फाइनल सबमिट बटन पर दबाएं, यानी कि फाइनल सबमिट करें। प्रविष्टियों के सही होने के संबंध में ई मित्र संचालक, साइबर कैफे, कियोस्क, कंप्यूटर एजेंसी या कंप्यूटर ऑपरेटर पर निर्भर न रहें, अर्थात स्वयं भलीभांति सत्यापन कर ले। यानी कि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ई मित्र संचालक या साइबर कैफे, कियोस्क, कंप्यूटर या किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर से आप फॉर्म फिल करवा रहे हैं तो अपनी जानकारी स्वयं आप अच्छे से चेक कर लें, उनके भरोसे ना रहें, वो गलतियाँ कर सकते हैं। इसलिए आपकी जानकारी आप अच्छे से चेक करके ही फॉर्म को सबमिट करें। अभ्यर्थियों को पुनः
स्पष्ट किया जाता है कि अपने आवेदन पत्र की भली भांति जांच कर ले में कि इसमें रही त्रुटियों में संशोधन कर ले, अन्यथा आप परीक्षा में बैठने से वंचित हो सकते हैं तथा परीक्षा परिणाम आने के पश्चात भी अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ और भी सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनको एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरी जानकारी आपको जरूर मिल जाएगी। देखिए आवेदन संबंधी अन्य निर्देश, तो देखिए अभ्यर्थी अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो अधिकतम 100 KB, ध्यान दें 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अंगूठा निशानी अधिकतम 100 KB, ये भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर की बात करें अधिकतम ये भी 100 KB में अलग अलग JPG या JPEG फॉर्मेट में स्कैन कर ले हुए, यानी कि अगर आप खुद भर रहे हैं तो इस प्रकार आपको 100 KB में बना लेने हैं और JPEG या JPEG में जो है स्कैन कर ले। अभ्यर्थी अपनी माध्यमिक उच्च माध्यमिक की अंकतालिका प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र यानी कि जो भी हैं जाति प्रमाण पत्र, सब कैटेगरी, विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, टाडा शहरिया इत्यादि जो भी आपके लागू हैं प्रमाण पत्र तैयार कर ले। मूल निवास प्रमाण पत्र है, बैंक खाता, पासबुक ऑनलाइन आवेदन करते समय साथ रखें। इसके बाद देखिए वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध हैं, जिन्हें अभ्यर्थी ई मित्र कियोस्क के माध्यम से या स्वयं के कंप्यूटर द्वारा भर सकते हैं। फोटो, अंगूठा निशानी और हस्ताक्षर को अपलोड कर आवश्यक सूचना की प्रविष्टि करने के पश्चात आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित फोटो प्रति अपने पास सुरक्षित और संभाल कर रखें, जिससे परीक्षा के पश्चात काउंसलिंग के समय प्रवेश हेतु आवंटित संस्था में जमा कराना होगा। इसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी स्वयं भरे अथवा अपनी देखरेख में सावधानी पूर्वक भरें, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। इसके बाद देखिए परीक्षा केंद्र के चयनित तो जिलों के नाम की सूची आवेदन पत्र में दी गई है, ये भी देख ले आप, जो जिलों के नाम की सूची है वो आवेदन पत्र में दी गई है। आवेदन सबमिट करने के पश्चात परीक्षा केंद्र परिवर्तन हेतु कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये भी आप देख ले। जो आप जिलों की सूची भरे उसके अकॉर्डिंग देख ले आपको कहाँ केंद्र लेना है। केंद्र आवंटन के समय में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा। देखिए प्रवेश पत्र केवल वेबसाइट पर ही उपलब्ध रहेंगे, जिससे अभ्यर्थी को स्वयं प्रिंट कर परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा, यानी कि जो प्रवेश पत्र है वो इसी वेबसाइट पर निकलेंगे। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा डाक से नहीं भेजा जाएगा, यानी कि ऑनलाइन ही आपको प्रवेश पत्र निकालने हैं। देखिए आपको जो जानकारी चाहिए 3 नंबरों पर वही समय देखिए जो मैंने आपको ऊपर बताया है। इसके बाद देखिए जो अभ्यर्थी प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि DLED सामान्य या संस्कृत प्रवेश परीक्षा अल्पभाषाई संस्थान से अल्पभाषा में प्रवेश के इच्छुक हो, ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने विषय के विकल्प का चयन करें, यानी कि आपको सावधानीपूर्वक अपना विकल्प चुन लेना है। समस्त प्रकार के संभावित विवादों का न्यायिक क्षेत्र कोटा जिला न्यायालय रहेगा, क्योंकि कोटा से ही जो है वर्तमान के द्वारा इसको करवाया जा रहा है। शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यानी कि DLED में प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTA के मापदंडानुसार होनी अनिवार्य है। इसके बाद देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से पुरानी प्रणाली के अंतर्गत हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी अन्य शर्तें पूर्ण करने पर ही प्रवेश हेतु योग्य माने जाएंगे। और देखिए जो अभ्यर्थी वर्ष 2026 में सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे या हो रहे हैं, वे भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, यानी कि जो 2026 की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वो भी इसके लिए पात्र हैं। परंतु यहाँ पर यह बताया गया है कि उन्हें काउंसलिंग के समय तक निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत के साथ सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, यानी कि उनकी मार्कशीट उस समय तक जो है होनी चाहिए। देखिए आयु की बात करें तो वही है जो मैंने क्या आपको ऊपर ही बता दिया है, SC ST OBC जनरल सारे जो भी हैं महिला वगैरह। इसके बाद देखिए जो दिव्यांग की बात करें तो राजस्थान दिव्यांग व्यक्तियों के नियोजन नियम 2000 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त दिव्यांग का प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक होने पर ही अभ्यर्थी दिव्यांग हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा, यानी कि 40% या इससे अधिक दिव्यांग होने पर ही वो अभ्यर्थी दिव्यांग श्रेणी में आवेदन कर सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जिसमें शारीरिक दोष सक्षमता हो जो उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले अध्यापन कार्य में बाधा डाले, जैसे कि गूंगा होना, बोलने में असमर्थ होना, पूर्ण रूप से बहरा होना, दोनों हाथों का नहीं होना जिससे श्याम पट कार्य करने में असमर्थ होना, दोनों पैरों का नहीं होना जिससे कक्षा में खड़े होने में असमर्थ होना आदि इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थी आवेदन नहीं करे। उपयुक्त के अतिरिक्त नेत्रांध व अन्य दिव्यांग प्रवेश के पात्र होंगे, यानी कि उक्त के अलावा जो भी हैं वो यहाँ पर प्रवेश के पात्र हैं। इसके बाद देखिए सभी संवर्गों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार दे होगा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, तो देखिए वो भी कर लेना आप। इसके बाद देखिए राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति टाडा शहरिया प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी प्रमाण पत्र हैं वो होने चाहिए, उसमें राजस्थान के मूल निवासी होने का उल्लेख भी होना चाहिए। अगर जाति प्रमाण पत्र में राजस्थान के मूल निवास का उल्लेख नहीं है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान के मूल निवास का प्रमाण पत्र अलग से निर्धारित प्रपत्र के अनुसार देना होगा, ये भी यहाँ पर बताया गया है, यानी कि जो आपका प्रमाण पत्र है वो राजस्थान मूल निवासी का होना चाहिए।
इसके बाद देखिए आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थी को राज्य के मूल निवासी यानी कि बोनाफाइड रेजिडेंट होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी यानी कि जिला मजिस्ट्रेट या एसडीएम के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया हो। यानी कि जो मूल निवासी हैं उसका यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट या एसडीएम के द्वारा जो निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाता है वो होना चाहिए। इसके बाद देखिए राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में मान्य होंगे। यानी कि राजस्थान के बाहर के राज्य के अगर यहाँ पर अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो सभी सामान्य श्रेणी में होंगे, ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षण दे नहीं होगा। यानी कि इनके लिए जो अलग से सामान्य श्रेणी की जो पात्रता है वही होगी। इसके बाद देखिए अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग आदि के संबंध में जारी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। क्रिमिलियन नहीं होने का शपथ पत्र देने पर प्रमाण पत्र आगामी वर्ष में मान्य होगा तथा ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। यानी कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है या एमबीसी का सर्टिफिकेट है वो 1 वर्ष के लिए मान्य होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर क्रिमिलियन में नहीं होने का शपथ पत्र दे देते हैं तो ये आगामी वर्ष में भी मान्य होता है और ऐसा आप 3 वर्ष तक कर सकते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए जारी प्रमाण पत्र राज्य सरकार के नियमानुसार मान्य होंगे। यानी कि जो भी राज्य सरकार के नियम है उसके अकॉर्डिंग मान्य होंगे। और विधवा महिलाओं को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा पुनः विवाह नहीं करने का शपथ पत्र जो कि नोटरी पब्लिक से प्रमाणित होना वो प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी के तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिग्री प्रस्तुत करनी होगी तथा पुनः विवाह नहीं करने का शपथ पत्र जो कि नोटरी पब्लिक से प्रमाणित हो प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए, अन्यथा मान्य नहीं होंगे। इसके बाद देखिए एक और जानकारी यहाँ पर दी गई है, जैसे कि सत्र 11-12 से अनुसूचित अधिसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी जो सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रावधानित अनुसूचित जनजाति के 12% आरक्षण का 45% आरक्षण संपूर्ण राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में एनसीटीए द्वारा स्वीकृत सीटों पर लागू रहेगा। ये आरक्षण अनुसूचित जनजाति के 12% आरक्षण के अध्याधीन ही देय होगा। जनजाति उपयोजना के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के कोटे की सीटें खाली रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से उक्त सीटें भरी जा सकेगी। यानी कि यहाँ पर जो 11-12 में अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र हैं उनके लिए ये किया गया है। इसके बाद देखिए प्रवेश क्षमता की अधिकतम 5% सीटों पर राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा। राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में पात्र होंगे। यानी कि जो राज्य से बाहर के अभ्यर्थी हैं उनको 5% सीटों पर जो है यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा और वो सामान्य श्रेणी में पात्र होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त जो अध्यापक शिक्षा संस्थानों यानी कि संस्थानों में वरीयतानुसार निर्धारित 51% सीटों पर अल्पसंख्यक कोट में नोडल एजेंसी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि डीएलएड प्रवेश परीक्षा में सफल रहे अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को एवं शेष 49% सीटों पर सामान्य कोटे के प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि डीएलएड प्रवेश परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा ही प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी अध्यापन शिक्षा संस्थान या संस्था को अपने स्तर पर किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश दिए जाने का प्रावधान नहीं है। इसके बाद देखिए प्री डीएलएड परीक्षा 2026 संस्कृत में प्रत्येक अध्यापक शिक्षा संस्थान संस्कृत की कुल सीटों में से ध्यान दें कुल सीटों में से 75% सीटों पर वरिष्ठ उपाध्याय उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा तथा शेष 25% सीटों पर 12वीं कक्षा में ऐच्छिक विषय के रूप में संस्कृत का चयन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि जो प्रॉपर संस्कृत शिक्षा के स्टूडेंट हैं उनको तो 75% यहाँ पर जो है चांस दिया जाएगा। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो वरिष्ठ उपाध्याय उन्होंने कर रखी है वो उनको 75% दिया जाएगा और जो 12वीं कक्षा में संस्कृत विषय के रूप में ऐच्छिक विषय लेते हैं उनको यहाँ पर सिर्फ 25% सीटें दी जाएगी। ये संस्कृत शिक्षा का जब लेते हैं उनके लिए हैं। इसके बाद देखिए भूतपूर्व सैनिकों तथा रक्षा आश्रितों हेतु सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में इस श्रेणी के आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। बीएसएफ या सीआरपीएफ सीमावर्ती बलों एवं अन्य पैरामिलिट्री फोर्स के सैनिकों अधिकारियों और आश्रितों को ये लाभ दे नहीं होगा। इस प्रकार यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है, इसको भी आप रीड कर लें और अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको भी आप इस प्रकार रीड कर सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो पीरियड डीएलएड हैं यानी कि बीएसटीसी हैं इसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।